हरिपुर गांव में रहने वाले दो दोस्त मोहन और दिनेश मजदूरी का काम करते थे। इस साल जब सर्दी की शुरुआत हुई तो मोहन के मन में आया कि वो पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाएगा। ये बात उसके मन में काफी दिनों से चल रही थी और फिर एक शाम जब वो दिनेश के साथ मजदूरी करके लौट रहा था तो उसने एक रजाई बनाने वाले की दुकान देखी और रुक गया। क्या हुआ, तू चलते चलते रुक क्यों गया? अरे वो काफी समय से सोच रहा था कि इस साल सर्दी में नई रजाई बनवा लूं। तू तो जानता ही है कि एक रजाई थी जो मैं, मीना और बच्चे ओढ़ते थे। अब वो रजाई पूरी तरह से फट गई। बच्चे ठंड में ठिठुरते हैं, देखा नहीं जाता। सोच रहा हूँ इस साल एक नई रजाई बनवा लूं। कम से कम एक रजाई होगी तो ठंड से तो बच जाएंगे। इसीलिए पैसे जोड़ रहा हूँ। रजाई वाले से बात करता हूँ कि कितने की बनेगी। हाँ चल पूछ लेते हैं, एक मैं भी बनवा लूंगा। मोहन ने रजाई वाले से दाम पूछे और खुशी खुशी घर आ गया। और एक दिन जब पैसे जुड़ गए तो दोनों दोस्त अपने अपने परिवार के लिए एक एक नई रजाई खरीद लाए। मोहन के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इतनी ठंड में पहले वो बिना रजाई के ठंड में सो रहे थे। बापू ये रजाई तो बहुत गर्म है, इसमें तो हमें ठंड भी नहीं लग रही। हमें रात को बहुत ठंड लगती थी, अब हम इस रजाई में सोएंगे तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ बापू, ये रजाई बहुत अच्छी है, कितनी मुलायम है। पहले तो हमारे पास रजाई थी पर वो कितनी फटी हुई थी बापू, उसमें बहुत ठंड लगती थी। उसमें से तो ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। अब इसमें बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आएगी मेरे बच्चों। तुम दोनों खुश हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है इस पर ठंड देर से पड़ रही है पर बहुत कड़ाके की होगी, बहुत ठंड होगी। इस बार बच्चों को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा, रजाई में इनकी ठंड पूरी तरह से रुक जाएगी। वो एक नई रजाई मोहन और उसके परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आई थी। इधर दिनेश ने भी नई रजाई ले तो ली थी पर उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। दिनेश लालची था तो उसका मन कभी भरता ही नहीं था। दिनेश के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अचानक से उठा और सीधा मोहन के घर पहुंच गया। दिनेश जानता था कि मोहन और उसका परिवार उस दिन घर पर नहीं है। दिनेश ने मौका देखकर मोहन के घर से वो नई रजाई चुरा ली। कुछ समय बाद मोहन जब घर लौटा तो उसने घर की खिड़की खुली हुई देखी। सब सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, बस उसकी नई रजाई गायब थी। मोहन हैरान हो गया। हे भगवान, ऐसे रजाई कहाँ गायब हो गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी रजाई नहीं है। जाते समय खिड़की खुली छोड़ गए हम, क्या भरोसा कौन चोर चुरा कर ले गया। अरे मीना, अगर चोर घर में घुसता तो रजाई के साथ और सामान जो रखा है वो भी तो चुराता। इतने पैसे जोड़कर मैंने रजाई बनवाई थी कि सर्दी बच्चों को ठंड से बचा लेंगे। अब तो मुझे कितने ही दिन पैसे कमाने में लग जाएंगे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। मोहन ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। वो आंगन में आकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। क्या करूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? नई रजाई खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। आसमान के रास्ते दो परियां गुजर रही थीं। वो दोनों धरती की सर्दी का आनंद उठाने के लिए परीलोक से धरती पर घूमने निकली। उन्होंने मोहन को रोते हुए देखा तो उनका मन भर आया और वो धरती पर उतर आई। उन्होंने मोहन से रोने का कारण पूछा। सर्दी की इतनी कपकपाती रात में पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है और तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हमसे कहो, हम तुम्हारी दुविधा को जरूर दूर कर देंगे। हम दोनों परियां हैं, मेरा नाम है नीली परी और ये है लाल परी। हम अपनी जादुई शक्ति से किसी की भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। मैंने पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाई थी पर मेरे घर में मेरी रजाई गायब हो गई। न जाने कहाँ खो गई। मेरे बच्चे और पत्नी ठंड में जमीन पर बिना रजाई के सो रहे हैं। उन्हें ठंड में ऐसे सोया देखकर मुझे नींद भला कहाँ आने वाली है। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बस इतनी सी बात। हम अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम्हें रजाई दे देते हैं। हमें लगता है फिर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जादुई छड़ी घूम जा, सोने की रजाई सामने ला। नीली परी जैसे ही जादुई छड़ी घुमाती है तभी वहाँ पर एक सोने की रजाई आ जाती है। ये सब देखकर मोहन चौंक जाता है। ये लो मोहन, सोने की रजाई। अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? हमने तुम्हें सोने की रजाई दे दी। नहीं नहीं, मुझे सोने की रजाई नहीं चाहिए। मेरी रजाई तो बहुत साधारण थी जो ठंड को रोकती थी। ये सोने की रजाई मेरी ठंड नहीं रोक सकती। ये तो बहुत कीमती भी है। मैंने तो 1200 रुपए की रुई की रजाई बनवाई थी। आप मुझे वो रुई की रजाई दे दो। ये रजाई आप वापस ले लो। मोहन की बातें सुनकर दोनों परियां मुस्कुराने लगीं। वो देख रही थीं कि मोहन कितना ईमानदार होने के साथ साथ कितना भोला भाला भी है। मोहन की जगह कोई और होता तो सोने की रजाई देखकर मन में लालच ले आता और उस सोने से न जाने कितनी रजाई खरीद लेता, पर मोहन ने ऐसा नहीं किया। मोहन की इसी बात को देखते हुए परियों ने
वो सोने की रजाई मोहन को उपहार में देती। मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए हम तुम्हें ये ईमानदारी का इनाम दे रहे हैं। ये सोने की रजाई आज से तुम्हारी है। इस सोने की रजाई को बेचकर तुम नया व्यापार शुरू कर सकते हो और धनराशि से बहुत सी गर्म रजाई और गर्म कपड़े भी खरीद सकते हो। तुम्हारी ठंड भी दूर हो जाएगी। लाल परी, नील परी, मेरी और मेरे परिवार की ठंड दूर होने के साथ साथ मैं और भी अपने जैसे जरूरतमंद लोगों को रजाई बांटूंगा, ताकि इस गांव का कोई भी गरीब परिवार ठंड में न ठिठुरे। मैं चाहता हूँ मैं सबकी मदद करूँ, जैसे आपने मेरी मदद की है। मोहन, तुम्हारी इसी अच्छे स्वभाव को देखते हुए ही हमने तुम्हारी मदद की है। ये लो, सोने की रजाई को बेचकर अपने साथ साथ और भी परिवारों के जीवन में खुशियाँ ले आओ। मोहन को सोने की रजाई देकर लाल परी और नीली परी परिलोक वापस उड़ जाती हैं। सोने की रजाई देखकर मीना और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मोहन शहर जाकर सोने की रजाई को बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने जीवन में तो खुशियाँ लाता ही है, साथ ही साथ वो गांव के और भी गरीब परिवारों के जीवन को खुशहाल बना देता है। गोपाल अपनी माँ शांता, पत्नी दीपा और बेटी रिंकी के साथ एक गांव में रहता था। पहले तो गोपाल के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब गोपाल के पास खेती के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए गोपाल ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। गोपाल के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेती आधा रह गया था, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार गोपाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, गोपाल, कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हो पाते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? ऐसा कहकर गोपाल रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख गोपाल, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और खेत तुझसे छीन लूंगा। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। ऐसा कहकर गोपाल जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? चल अब निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में। तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना देख लेना। ऐसा कहकर जमींदार गोपाल को धक्का देता है और गोपाल वहाँ से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। अपने पिता को आता देख रिंकी चिल्लाते हुए गोपाल के पास जाती है और कहती है, पापा, आप आ गए। वो तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रिंकी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस बाबा, जा रही हूँ। आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ रिंकी, बाबा तुम्हारे लिए इस बार सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। वहाँ खड़ी दीपा गोपाल को देखकर सब समझ जाती है और वो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी, देखो बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। रिंकी के जाने के बाद दीपा अपने पति गोपाल से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों परेशान दिख रहे हो? जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में उसका पैसा नहीं दिया तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा। और सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ऐसा कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर दीपा गोपाल के कंधों पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ। आप देखना, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। गोपाल की माँ शांता अंदर पलंग पर लेटे लेटे गोपाल और दीपा की बात सुन लेती है। वो गोपाल को अपने पास बुलाती है। गोपाल, ओ गोपाल, जरा यहाँ तो आ। गोपाल अपनी माँ की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बात सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जो मेरी दवाइयों पर इतना पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपनी जमीन और घर बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का। गोपाल सर झुकाए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल अब ज्यादा बात मत कर, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब सो जा, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर गोपाल भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो गोपाल की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और गोपाल के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे, और वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी माँ का इलाज। शांता की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर गोपाल की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के लोगों से कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गोपाल और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने का कोई साधन भी नहीं था। पैसे न होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, दीपा, अब कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो वैसे ही खराब हो रही है। दीपा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कुछ नहीं हो सकता, वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। लाचार खड़ी दीपा कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी रिंकी को। गोपाल भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेती नहीं बचेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोपाल के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां देखकर गोपाल को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे गोपाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? गोपाल हाथ जोड़कर जमींदार के पास बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग, कुछ तो रहम करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, अब तो मेरे सामने रोने का नाटक मत कर। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसका सामान घर से बाहर फेंकने को कहता है, और जमींदार के आदमी गोपाल के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। गोपाल की बेटी रिंकी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर गोपाल कहता है, मालिक, थोड़ी दया करो मालिक, मुझ गरीब पर दया करो मालिक। मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में मालिक। मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से, मेरी माँ मर जाएगी मालिक, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी, तरस करो हम पर मालिक। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। गोपाल और उसकी पत्नी रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रिंकी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। गोपाल अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे, जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। गोपाल की माँ की तबीयत खराब होने लगी और वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगी। गोपाल अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांता ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। गोपाल पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका।
रिंकी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को गोपाल ने खो दिया था, पर वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी दीपा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। गोपाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रिंकी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर गोपाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था।